हेलो एवरीवन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, कहीं कहीं प्रजनन भी मिलेगा आपको। जनन या रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने जैसा एक छोटा जीव उत्पन्न करता है। ये प्रजनन ही है जो जीवों की कंटिन्यूटी, आज जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी जीव हम देख रहे हैं, इनके पूर्वज भी ऐसे ही थे, ये आज हैं, फिर आगे आएंगे। तो ये कैसे संभव है? ये जनन के द्वारा संभव है। और जो जीव जनन करने में विफल हो जाते हैं उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाती है। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर विलुप्त हो गए। आपने सुना होगा कि एक उल्का गिरा धरती पर और डायनासोर विलुप्त हो गए। उल्का गिरने से हुआ क्या? उल्का गिरने से ये हुआ कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया। डायनासोर के जो एग्स थे, जो अंडे थे, वो विकसित नहीं हो सके और धीरे धीरे वो पूरी की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। तो जनन क्या करता है कि जीवों की कंटिन्यूटी, एक निरंतरता बनाए रखती है कि वो जीव इस दुनिया से समाप्त न हो जाए, क्योंकि जीवों का डेथ निश्चित है। डेथ तो होगा ही होगा, जन्म होगा, फिर ग्रोथ होगा और फिर बुढ़ापा आएगी और लास्ट में मर जाना है। तो अगर उस जीव ने प्रजनन के द्वारा, जनन के द्वारा कोई दूसरा जीव नहीं उत्पन्न किया तो क्या होगा? कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी उस स्पेसिस की और एट लास्ट वो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो लाइफ का एक निश्चित स्पैन है, पीरियड है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मृत्यु मतलब कि नेचुरल डेथ, प्राकृतिक रूप से मरने का जो पीरियड है, जन्म से लेकर और नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। तो ये बहुत ही वेरिएशन है, लाइफ स्पैन में बहुत सारा वेरिएशन आपको मिलेगा। ये कैसे निर्धारित होता है ये भी डिसाइडेड नहीं है। जैसे ये भी नहीं है कि छोटे जीवों का लाइफ स्पैन कम होता है, बड़े का ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि कौवा, क्रो जो है, क्रो की लाइफ स्पैन है 15 साल और तोता की लाइफ स्पैन है, पैरट की लाइफ स्पैन है 140 वर्ष। क्रो जो है, क्रो 15 इयर्स और पैरट 140 वर्ष। जबकि आप देखेंगे कि दोनों का आकार, दोनों का साइज जो है कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर साइज के होते हैं। तो लाइफ स्पैन कैसे डिसाइड होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित है कि छोटे छोटी मक्खियों से लेकर और बड़े बड़े जानवर तक, पौधों का भी लाइफ स्पैन निश्चित है कि कितने दिन जन्म से लेकर वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, फिर उसको नेचुरल डेथ आएगी ही आएगी। तो सारे जीव मरणशील है, सबको मरना ही है, एक्सेप्ट कुछ अपवाद है। इसका अपवाद है वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। वन सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जी वैसे ऑर्गेनिज्म जो मात्र एक सेल के बने हुए हैं,
उनको इमोर्टल माना जाता है, इसलिए कि वो जब मैच्योर होते हैं तो वो सेल डिवाइड हो जाती है और एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं या दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। चूँकि सेल ही ऑर्गेनिज्म है तो पिछला तो मरा नहीं। तो इस तरह से जो वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमोर्टल, अमरणशील वो माने गए हैं, वो उनकी मौत होती नहीं है। तो एक साइकिल बनता है, बर्थ से लेके डेथ तक का एक साइकिल बनता है कि जन्म हुआ और फिर ग्रोथ हुआ, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया, उसके बाद सीनेसेंस और फिर डेथ। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के उनके हैबिटेट मतलब निवास स्थान, वो कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, तो और उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इस आधार पर वो बहुत डिफरेंसेस है एनिमल्स में और वही तय करता है कि उनमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड होगा, जो विधि होगी जनन की, वो क्या होगी। ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म तो मल्टीप्लाई करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, लेकिन हैबिटेट और इंटरनल जो उसकी फिजियोलॉजी है उसके आधार पर ये डिफरेंसेस होते हैं उनमें। ख़ास तरह से मतलब पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल, प्रजनन की प्रक्रिया कैसे हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन हैं, इस आधार पर प्रजनन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और लाइफ स्पैन। आप देख लेंगे कुछ जानवरों के, कुछ पौधों के लाइफ स्पैन से आपको याद होने चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछा भी जाता है लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन आपको कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब हुआ कि एक सिंगल पैरेंट ही गैमिट बनाता है और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स गैमिट बनाते हैं और गैमिट्स का फ्यूज़न होता है, गैमिट्स मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं और इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि दो सेक्स के इंडिविजुअल, मेल और फीमेल की इसमें आवश्यकता होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल ही नई संतति को, नए ऑफस्प्रिंग को, नए ऑर्गेनिज्म को, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को वो उत्पन्न करता है। तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसा पेरेंट्स होगा उसी तरह का वो नया ऑर्गेनिज्म होगा। तो मतलब मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने पर और जेनेटिकली उसका जो जेनेटिक सेटअप होगा, जीनी संरचना जो होगी वो भी बिल्कुल सिमिलर होगी पेरेंट्स के। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हों, इनको कहते हैं क्लोन। CLONE, क्लोन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता कैसे है कि
कहीं कहीं तो सिंपल सेल डिवीज़न, एक सिंपल सेल डिवीज़न के द्वारा सेल डिवीज़न जो आपने पढ़ा होगा, सिंपल माइटोसिस हो जाती है उनमें। और जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, हम लोग अगर डाउट होगा तो फिर कभी इस पर चर्चा कर लेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। दूसरी बात है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल का बन जाना। ये सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने अमीबा पैरामीशियम में आपने देखा है कि वो बाइनरी फिशन के द्वारा नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। इसके अलावा बर्डिंग होती है। बर्डिंग का मतलब है जैसे ईस्ट का इस तरह का सेल्स होता है। मान लीजिए कि इस तरह का एक ईस्ट का सेल है और यहाँ पर एक इस तरह का ये ईस्ट है, एक डिसिमिलर, आइडेंटिकल नहीं, एक छोटा सा कली जैसा निकली और ये डिटैच होके इस पेरेंट सेल से डिटैच होके और फिर ग्रो करके वो नए इंडिविजुअल बना देगी। तो इस तरह इसको कहते हैं बर्डिंग। ये ईस्ट में होता है। सैक्रोमाइसिस जो होता है ईस्ट उसमें होता है। इसके अलावा अमीबा में एक स्पेशल मेथड होता है स्पोरुलेशन। अमीबा में आप देखेंगे कि आपने अमीबा जरूर पढ़ा होगा। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना, ये इस तरह का अमीबा होता है। ये क्या है? स्यूडोपोडिया है। ये स्यूडोपोडिया है। होता क्या है कि एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जब इसका इन्वायरमेंट इसके लिए अनुकूल ना हो, उसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि ये स्यूडोपोडिया सिकुड़ने लगते हैं। ये स्यूडोपोडिया जो हैं वो इस तरह से हल्के हो जाते हैं। स्यूडोपोडिया देखिए क्या हुआ, स्यूडोपोडिया सिकुड़ने लगे। स्यूडोपोडिया जो है वो सिकुड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि ये बिल्कुल गोला हो जाएगा इस तरह का और इस पर कवरिंग बन जाती है। ठीक है, इस तरह का सिस्ट बन जाता है। सिस्ट इसको कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं इंसिस्टेशन। मतलब कि सिस्ट का बनना। इंसिस्टेशन का मतलब हुआ कि सिस्ट का बनना। क्या हुआ कि ये स्यूडोपोडिया इसके ख़त्म हो गए, एक गोल स्ट्रक्चर बन गया और फिर इस गोल स्ट्रक्चर पर एक कवर बन गया। हाँ, तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंसिस्टेशन होता है। अंदर क्या होगा कि अंदर मल्टीपल फिशन के द्वारा ये अनगिनत इसमें छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, इनको ये जो स्पोर्स अंदर बनते हैं इनको कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स इनको कहेंगे हम। स्यूडोपोडियोस्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सिस्ट फटता है, ये सिस्ट फटेगा और ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं स्पोरुलेशन।
तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है ये। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो हैं, बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है जूस्पोर्स। बहुत सारे अलगी में, जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये जूस्पोर्स बनते हैं। जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ये मोटाइल होते हैं यानी कि चलनशील होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता रखते हैं और इसके लिए इसमें फ्लैजिला होते हैं। जूस्पोर्स में, जूस्पोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं और ये मोटाइल होते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। इसके अलावा फंजाई में, जैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया ये भी इम्पॉर्टेंट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। कोनिडिया क्या होता है कि ये, जैसे ये बॉडी है फंजाई का, फंजाई ऐसे है, तो यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल ऐसे ऐसे कोनिडिया बन जाते हैं। ये जो डंठल हुआ ये कोनिडियोफोर हो गया, कोनिडियोफोर, और ये कोनिडिया है। ये कोनिडिया गिरेंगे ज़मीन पर और फेवरेबल, अगर इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पर ये फिर पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके अलावा हाइड्रा में बर्ड्स होते हैं। बर्ड से जिस तरह से बर्डिंग ईस्ट में होती है उस तरह ये हाइड्रा में भी बर्डिंग होती है। बर्ड्स, हाइड्रा इस तरह से मेन बॉडी से निकलती हैं बर्ड्स, और ये मूल ऑर्गेनिज्म से, हाइड्रा से के मेन बॉडी से डिटैच होकर और सूटेबल प्लेस पर गिरेंगी तो ये नए हाइड्रा को जन्म देंगी। इसके अलावा जिम्यूल्स होते हैं। जिम्यूल्स बनते हैं बर्ड्स, ये हाइड्रा में था। जिम्यूल्स स्पॉन्ज में बनते हैं। ये जिम्यूल जो हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं। जैसे ये बर्ड्स कहाँ बने थे, बॉडी के बाहर बने थे। ईस्ट में भी आपने देखा वो भी बॉडी के बाहर बनते हैं, लेकिन ये जिम्यूल्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर बनते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से इनकी रचना होती है। और इसके अंदर ये जिम्यूल्स बनते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फिशन के द्वारा ये छोटे छोटे इसमें खंड हो जाते हैं जो स्पोर्स बनाएंगे, और ये जिम्यूल इस तरह से बनते हैं।
जिम्यूल्स, ये जिम्यूल्स हैं, स्पॉन्ज में बनते हैं, ये बाहर निकलेंगे और सैकड़ों की संख्या में ये बाहर निकलेंगे और नए स्पॉन्ज का ये निर्माण करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा भी होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा ये होते हैं। अब पौधों के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एनिमल्स के केस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में, पौधों के लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे अंग होते हैं पौधे के, मेनली स्टेम्स। आपने सबएरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पढ़ा होगा, सबएरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसमें स्टेम में बहुत सारे रनर, सकर, ये आपने पढ़ा होगा। ये सारे के सारे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। रनर क्या होता है? रनर यानी कि दौड़ने वाला, धावक, उसको रनर नाम दे दिया गया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ज़मीन है, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ जड़ें हैं, इसकी जड़ें हैं, यहाँ पर एक पौधा है, इसके ब्रांचेज हैं, ये सब इसके ब्रांचेज हैं। कोई लोअर ब्रांच, नीचे का ब्रांच क्या होता है कि यहाँ पर ज़मीन से टच होता है और यहाँ पर फिर जड़ें निकल जाती हैं और यहाँ एक पौधा निकल आता है। फिर इसी तरह से इसकी कोई ब्रांच फिर यहाँ आ गई, यहाँ जड़ें निकल गई और फिर यहाँ पर इस तरह से पौधा आ गया। तो इसको कहते हैं रनर। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूब ग्रास जो होती है वो, या ऑक्जेलिस में भी रनर पाए जाते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है सकर। जिस तरह से रनर में क्या है कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह पर ऊपर ये ब्रांचेस जाती हैं और ज़मीन टच करके फिर वहाँ पर नए पौधे को जन्म देती हैं। सकर में क्या होता है कि ज़मीन के, ये अगर ज़मीन है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, तो यहाँ पर पौधे, एक पौधा है यहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये एक पौधा है, ठीक है। तो ज़मीन के नीचे भी तना का पार्ट होता है और ये ज़मीन के नीचे से इस तरह से उठ जाता है ऊपर, यहाँ जड़ें निकल जाएंगी। फिर यहाँ पर कोई पौधा है तो ये ज़मीन के नीचे यहाँ पर आया, फिर यहाँ जड़ें निकल गई और ये पौधा ऊपर चला गया। इस तरह से इसको कहते हैं सकर। इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम है। क्राइसेंथेमम पाइन एप्पल में भी ऐसा होता है। ये सकर पाइन एप्पल में भी होता है। इसके अलावा एस्टोलन में क्या होता है? एस्टोलन में ये मान लीजिए कि ज़मीन है, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर कोई पौधा है, ये पौधा है। अब होता है क्या कि कोई लोअर ब्रांच, यहाँ से कोई ब्रांच निकला,
फिर ज़मीन के नीचे आ गया और फिर ज़मीन के ऊपर ऐसे आ गया। यहाँ पर जड़ें निकल गई और यहाँ पर एक पौधा निकल गया। इसको कहते हैं स्टोलन। इसका एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना जिसको आप बोलते हो, मिंट इसका बढ़िया उदाहरण है, मिंट। इसके अलावा ऑफसेट एक सुना होगा आपने, ऑफसेट। ऑफसेट ये खास करके वाटर में जो उगने वाले पौधे होते हैं। एक पौधा है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको के हम लोग जलकुंभी कहते हैं। ये एक्चुअली आइकॉर्निया, ये विदेश से आया। इसको लाया गया इंडिया में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, सुंदरता के लिए। इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, पत्तियां भी अच्छी होती हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गया, ये आज टेरर ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। होता क्या है कि आपने देखा ये जल में होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में, स्थिर पानी, स्थिर फ्रेश वाटर, यानी कि पॉन्ड वगैरह में फेंक दीजिए कहीं पर और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चंद ही महीने के अंदर, महीनों में ये पूरे तालाब को घेर लेता है। इसको कहते हैं वाटर हाइसिंथ। इसमें क्या होता है कि ये पानी की सतह मान लीजिए कि है, तो पानी की सतह पर यहाँ पर ये जलकुंभी है, इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं इस तरह से, और पानी की सतह पर ही ये ब्रांच ऐसे चलती है इसकी, फिर यहाँ जड़ें हो जाएंगी और फिर यहाँ पर पौधा, ये पत्ती हो जाएगी, इस तरह से पत्तियाँ होती हैं इसकी। हाँ, तो ये ऑफसेट जैसा कि मैंने बताया, ये आइकॉर्निया जलकुंभी में पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये पानी की सतह है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ से स्टेम पानी की सतह पर ऐसे जाता है, फिर इससे जड़ें निकलती हैं, ऊपर पौधा निकल जाता है। ये जो दोनों पौधों के बीच का जो स्टेम है, इसी को कहते हैं ऑफसेट। ये जो जलकुंभी है, ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है, पूरे तालाब को घेर लेता है, और ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, जो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, जो जल जीवों के लिए, मछलियों के लिए या दूसरे जल के जीवों के लिए आवश्यक है, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी कर देता है ये। तो इस तरह से ये बहुत ही घातक है पौधा, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबर, आप जानते हैं ट्यूबर, ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आलू है। आलू में इस तरह का आपने देखा होगा कि इसमें नोड्स होते हैं, इस तरह से कई नोड्स होते हैं आलू में, इनको कहते हैं आई। ये क्या है? आईज है। आलू को काट कर हम दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, और हर टुकड़े से जिसमें कि एक आई हो, और वहाँ से नए पौधे निकल आते हैं। तो इससे क्या होता है कि नए पौधे का जन्म होता है, यानी कि जनन होता है इससे। और राइजोम, आपने अदरक या हल्दी देखा होगा, गिंगर, टर्मेरिक, उसमें क्या होता है कि इस तरह का इस तरह से इस पर स्केल्स लगे होते हैं, यहाँ से निकली होती हैं जड़ें, और ये जो है ये बर्ड है। अब इसको तोड़कर कहीं लगा देंगे तो वहाँ से नए पौधे आ जाते हैं। तो ये इस तरह से ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो पार्ट, वह पार्ट जो नए पौधे के उगाने के काम आता है उसको कहते हैं प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या हुआ? पौधे का वह पार्ट जो नए पौधे को जन्म देता है। आपने देखा होगा ईख में क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके और लगा देते हैं, उससे नए पौधे उगाते हैं। तो ये जो एक एक टुकड़ा हुआ इसको कहेंगे प्रोपेग्यूल्स। ये ब्रायोफाइलम को पत्थरचूड़ भी कहते हैं उसको। हो सकता है कि आपने देखा भी हो। उसमें क्या होता है कि ये इस तरह की पत्ती होती है, इस तरह से कुछ पत्तियां होती हैं ब्रायोफाइलम की। ये जो देख रहे हैं पत्तियों के मार्जिन पर ये जो दिख रहे हैं खांचे जो दिख रही हैं ना, यहीं पर नए पौधे उगाते हैं। इस तरह से यहीं पर जड़ें आपको दिखाई देंगी और यहाँ से नए पौधे उगाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि पत्तियों के मार्जिन से, उनके किनारे से, खांचों से यहाँ पर नए पौधे बन जाते हैं। ये पौधा है ब्रायोफाइलम, इसका नाम है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि पत्तियों से नए पौधे उगाते हैं। तो इस तरह से हम देखे हमने कि जड़ों से, तने से, पत्तियों से नए पौधे उगाते हैं। इसको कहेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब पौधे की इस क्षमता का उपयोग फार्मर्स लोग करते हैं। अब देखिए ये क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में होता है। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पौधों में, हायर पौधे में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन हो, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, पोषण मिल रहा हो, पानी की उपयुक्त सुविधा हो, तो वो वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और जहाँ पर एडवर्स कंडीशन अगर आ जाए, एडवर्स कंडीशन आ जाए, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, वो सेक्सुअल की तरफ। तो एडवर्स कंडीशन को झेलने के लिए, उसको सहने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टूल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडवर्स कंडीशन को झेलने का एक बहुत बढ़िया ये टूल है। उसमें होता क्या है कि जैसे जाइगोट है, तो एडवर्स कंडीशन है तो जाइगोट उसी तरह से पड़ा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जाइगोट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का एक उपाय है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह विधि है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट
आपस में फ्यूज होते हैं, जिसको हम सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में और उससे नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। यानी कि इसमें 2 गैमेट्स की आवश्यकता होती है। अब ऐसे भी पौधों में ऐसे भी केसेस है कि एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों गैमेट बना देता है, और कहीं कहीं क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट बनाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम अगर जीवों को देखेंगे तो जन्म के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, फिर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्राप्त करता है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज ख़त्म होने के बाद वो सीनेसेंस की अवस्था आती है, जब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और धीरे धीरे वो लास्ट में डेथ कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से लेकर और रिप्रोडक्टिव स्टेज पहुंचने तक के बीच का जो पीरियड है, इसको कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के लिए तो हम कहेंगे जुवेनाइल स्टेज, और प्लांट्स के लिए कहते हैं इसको वेजिटेटिव स्टेज। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव स्टेज। जुवेनाइल स्टेज कहेंगे एनिमल्स के केस में, और पौधों के केस में इसको कहेंगे वेजिटेटिव स्टेज। ये जब ख़त्म होगा, अब देखिए इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जुवेनाइल स्टेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, टाइम इसका अलग अलग होता है। और जुवेनाइल स्टेज के ख़त्म होने के बाद, ये तो दोनों एक ही स्टेज हुआ, जुवेनाइल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होगा कि कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखने लगता है जिससे पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए अब ये मैच्योर हो चुका है। जैसे पौधों में तो फ्लावर्स का आना, पौधों में फ्लावर्स आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। और एनिमल्स में भी कुछ चेंजेज आते हैं, उसके बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। और ये सब चेंजेस होते कैसे हैं? हार्मोन्स के चलते। अब जिन पौधों में बार बार फ्लावरिंग होती है, यानी कि पेरेनियल जो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना, क्लैरिफाई करना, जुवेनाइल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज को, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जो एनुअल प्लांट्स हो, बायनियल प्लांट्स हो, उनमें तो आसान है, लेकिन पेरेनियल प्लांट्स, अब पौधे 3 तरह के होते हैं, एनुअल, बायनियल और पेरेनियल। 3 तरह के पौधे होते हैं। एनुअल प्लांट्स का मतलब हुआ कि वैसे पौधे जिनका जीवन चक्र 1 साल या एक ग्रोइंग सीजन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक ग्रोइंग सीजन में जिनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। जैसे गेहूँ हम लोग लगाते हैं और 3-4 महीने में वो फल आ जाते हैं उसमें, और उसके बाद पौधे मर जाते हैं। ऐसे पौधे को कहते हैं एनुअल प्लांट्स, जिनकी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है बायएनियल प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनको 2 ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत होती है। एक ग्रोइंग सीजन में फ्लावर नहीं आते उसमें, जिससे मूली है, कैबेज है, इनमें क्या होता है कि 2 ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत पड़ती है इनको। तीसरा है पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल का मतलब हुआ जिनका जीवन चक्र 2 साल से अधिक समय में पूरा होता है। इसमें भी 2 तरह के पौधे हैं, एक मोनोकार्पिक है,
मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका जीवन चक्र तो 2 साल से अधिक होता है, लेकिन ये एक ही बार इनमें फूल आता है, फल आता है और उसके बाद ये मर जाते हैं। जैसे बांस, बम्बू ट्रीज जो है, बम्बूज 50 से 100 साल के अंदर ये इनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आएंगे और उसके बाद ये पौधे मर जाएंगे। एक और स्पेशल पौधा है नीलकुरंजी, नीलकुरंजी जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, केरला में, उधर तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये पौधे पाए जाते हैं। ये 12 साल पर एक बार इनमें फूल आता है, 12 साल के बाद एक बार आता है। तो ये क्या है कि ये है तो पेरेनियल, लेकिन पेरेनियल जैसे आम हुआ, लीची हुआ, तो ये क्या है कि हर बार इनमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये क्या है कि लाइफ में एक बार ही इसमें फूल आएगा। लेकिन ये पौधा भी पेरेनियल है, तो इसको कहते हैं मोनोकार्पिक, और जिनमें हर साल फ्लावरिंग होती है उनको कहते हैं पॉलीकार्पिक। तो आज के लिए बस इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो अन्य इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।